हेलो एंड वेलकम अगेन। तो बेटा अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.8। लास्ट सेशन में हमने 1.9 1.7 तक फिनिश अप करा था। अब इस क्वेश्चन में कहता है कि हाईलैंड एंटरप्राइज इज हैविंग देयर हेड ऑफिस एट सिटी एक्स एंड ब्रांच एट सिटी वाई। कहता है हेड ऑफिस इनवॉइसेस द गुड्स टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। एट कॉस्ट प्लस 33 1/3%। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको रेट की कैलकुलेशन बता दूँ। कई बच्चों को इन चीज़ों में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मुझे बताना पड़ रहा है। चलो मैं यहीं पर बता देता हूँ। इस केस में सबसे पहले आपको रेट कंप्यूट करना पड़ेगा। रेट कंप्यूट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रेट्स, कैलकुलेशन ऑफ रेट। अब रेट की कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो मैंने लिखा कॉस्ट प्राइस प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। करेक्ट, इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। अब हमें ये पता लग चुका है कि रेट कॉस्ट पर गिवन है, तो कॉस्ट को मैंने 100 लिखा और अब की बार जो मार्जिन है वो 33 1/3 है, तो 33 1/3 हमने लिखा। तो इसका मतलब इनवॉइस प्राइस कितनी हो जाएगी? 133 1/3 होगी। अब आपने देखा कि जो मार्जिन है वो 33 1/3 है, तो मार्जिन को मैंने न्यूमरेटर में रखा और डिनोमिनेटर में मैंने कहा कि हमें इनवॉइस प्राइस को रखना पड़ता है, तो डिनोमिनेटर में हमने इनवॉइस प्राइस को रखा। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं न्यूमरेटर को सॉल्व करूंगा तो डेट इज इक्वल टू 33 × 3 99 + 1 100, तो 100/3 आ जाएगा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे तो 133 × 3 399 + 1 400/3 आ जाएगा, 400/3। इज इट क्लियर टू यू? अब इसको हम लिखेंगे 100/3 × 3/400, तो 3 कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली दिस इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब रेट ऑफ लोडिंग जो इनवॉइस प्राइस पर आ गया वो कितना आ जाएगा? 1/4 आ जाएगा। तो रेट ऑफ लोडिंग को पता करने के बाद मेन चीज़ तो है रेट को कंप्यूट करना। रेट आपका बिल्कुल ठीक कंप्यूट होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में आगे कहता है कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो 40,000 है, तो ओपनिंग स्टॉक ब्रांच अकाउंट की डेबिट पे लिखेंगे और उसकी लोडिंग क्रेडिट पे लिख देंगे। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ये हम डेबिट पे लिखेंगे, लोडिंग क्रेडिट पे लिख देंगे। गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ये भी मैं पहले क्रेडिट पे लिखूंगा और फिर उसकी लोडिंग डेबिट में करूंगा। कैश सेल्स रेमिटेंसेस का हिस्सा है, क्रेडिट सेल्स डेटर्स अकाउंट पे लिखेंगे। डिस्काउंट और अलाउंसेस जो हमने कस्टमर को दिए हैं ये हम डेटर्स में लिखेंगे और क्लोजिंग स्टॉक है, इसकी लोडिंग भी हमें करनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में एक लाइन लिखी हुई है, इट इज एस्टिमेटेड दैट 2% ऑफ द गुड्स रिसीव्ड आर लॉस्ट थ्रू नेचुरल वेस्टेज। देखो कभी क्वेश्चन में लिखा हो डेटर सिस्टम के अंदर, अगर कभी क्वेश्चन में लिखा हो कि कुछ गुड्स लॉस्ट आउट हो गए, चाहे वो एबनॉर्मल लॉस हो चाहे नॉर्मल लॉस हो, उसका कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि हम ब्रांच अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस के बाद ही पता लगा होगा। इसका मतलब जब मैं क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट में लिख रहा हूं तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रहे हैं, इसलिए तुम्हें उसकी अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि ये जो लाइन लिखी है कि 2% गुड्स जो रिसीव हुए थे उसमें से वो 2% नॉर्मल लॉस हो गया, तो उसका हमें अलग से कोई ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इस क्वेश्चन को जहां तक सॉल्व करने का सवाल है, हालांकि इसको तुम खुद कर सकते हो, इसमें और कुछ मेरे बताने लायक वैसे है नहीं, लेकिन फिर भी अभी इनिशियल क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन को भी मैंने कहा मैं कर ही देता हूं। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 1.8। तो क्वेश्चन नंबर 1.8 को मैंने सॉल्व करा। तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस हमने लिखा, बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, और बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में ऑफ कोर्स हमने बनाया ब्रांच अकाउंट। ये हमने ब्रांच अकाउंट बना दिया। लीजिए जी ब्रांच अकाउंट, मेरे ख्याल से इतने में आ जाएगा। ब्रांच अकाउंट के बाद फिर हमने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना दिया। करेक्ट, तो ये आपका ब्रांच डेटर्स अकाउंट है। तो मुझे बार बार क्वेश्चन फ्लिप आउट ना करना पड़े, मैं शीट निकाल लेता हूँ क्वेश्चन की 1.8। ठीक है, तो 1.8 में उसने लिखा है कि Highland Enterprises is having their head office at City X and branch at City Y. The head office invoices goods to the branch at cost plus 33 1/3%. Rates हमने कंप्यूट कर लिए। रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 1/4 आ गया।
अब हमें क्वेश्चन में नीचे उसने लिखा हुआ है, पहले तो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन मैंने लिखा और मैंने यहाँ पर लिख दिया स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक जो है हमारे पास 40,000 का है और 40,000 का जो ओपनिंग स्टॉक है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि इसकी लोडिंग मुझे अब ऑपोजिट साइड में लिखनी पड़ेगी। तो लोडिंग मैंने ऑपोजिट पे लिखी, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। चाहो तो आप स्टॉक रिजर्व लिख सकते हो, कई बारी अब मैंने ये बात आपको बता दी है। तो 40,000 है, 40,000 का 1/4 आपने कंप्यूट करा और 1/4 जो आ गया डेट इज इक्वल टू 10,000 रुपीज़। इज इट क्लियर टू यू? उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है गुड्स सेंड टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस। गुड्स हमने ब्रांच को भेजे हैं तो गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 2,50,000 के गुड्स हमने ब्रांच को भेजे, 2,50,000। अब इसकी लोडिंग हमने ऑपोजिट में करी तो लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, 2,50,000 के गुड्स हमने भेजे हैं तो 2,50,000 का 1/4 हमने कंप्यूट करा और 1/4 जो आ जाएगा वो 62,500 आपका आ जाएगा, 62,500। उसके बाद अगला आइटम इसमें लिखा है गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। जब हम गुड्स भेजते हैं तो डेबिट पे लिखते हैं, जब ब्रांच को जो गुड्स भेजे गए हैं ब्रांच जब उन गुड्स को रिटर्न करती है तो हम क्रेडिट पे लिखते हैं। गुड्स सेंड टू ब्रांच, पहले तो रिटर्न्स आपने लिखा क्रेडिट साइड में, ये रिटर्न्स हैं जो गुड्स रिटर्न हुए, 10,000 रुपये के गुड्स रिटर्न हो गए। अब लोडिंग इसकी भी करी जाती है तो इसकी भी लोडिंग करने के लिए मुझे ऑपोजिट साइड में लिखना पड़ेगा लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। तो जो गुड्स हमने भेजे जो रिटर्न हो गए 10,000 के, उनकी लोडिंग हमने कर दी। अब उनकी लोडिंग हमने करी तो डेट इज इक्वल टू 2,000। उसके बाद अगला आइटम है फिर इस क्वेश्चन में कैश सेल्स। कैश सेल्स है आपकी 1 लाख रुपीज़ की। तो बाई रेमिटेंसेस पहले तो आपने लिखा बाई रेमिटेंसेस, रेमिटेंसेस के अंदर आपने लिखा कैश सेल्स और कैश सेल्स का जो अमाउंट आपको गिवन है इस केस में 1 लाख रुपीज़ का गिवन है। कैश सेल्स 1 लाख है। इज इट क्लियर टू यू? कैश सेल्स के बाद फिर इस क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स तुम्हें गिवन है और क्रेडिट सेल्स मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ डेटर्स अकाउंट में ही आएगी। तो क्रेडिट सेल्स जो है इस क्वेश्चन में आपकी 3 लाख रुपए की है। उसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है डिस्काउंट अलाउंसेस टू कस्टमर। डिस्काउंट और अलाउंसेस हमने कस्टमर को कुछ दिए हैं तो डिस्काउंट अलाउंसेस 10,000 रुपये के डिस्काउंट और अलाउंसेस जो हैं ब्रांच डेटर्स अकाउंट में ही आएंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है तो बैलेंस कैरी डाउन के अंदर आप क्लोजिंग स्टॉक लिख देंगे और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट जो है वो 60,000 का आपको गिवन है। अब 60,000 की लोडिंग आपको निकालनी भूलनी नहीं है तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक आपने यहाँ पर लिख दिया 60,000 है। 60,000 का यहाँ पर रेट 1/4 था, ये मैंने ध्यान नहीं दिया। तो 60,000 का 1/4 आ जाएगा 15,000 और यहाँ पर मैंने 1/5 लिख दिया था, ये 1/4 का रेट है। रेट जो है 1/4 है, 1 सेकंड के लिए। तो 1/4 तो गुड्स सेंड टू ब्रांच की जो लोडिंग है वो बेसिकली 2,500 की है, करेक्ट। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ओपनिंग डेटर्स भी गिवन नहीं है, क्लोजिंग डेटर्स भी गिवन नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स जरूर हमें दी हुई थी। अब ओपनिंग बैलेंस तो बैलेंसिंग फिगर आ नहीं सकती क्योंकि डेबिट साइड का टोटल 3 लाख है, क्रेडिट का 2,90,000 है। अब क्रेडिट का 2,90,000 है लेकिन तुम इसको बैलेंसिंग फिगर क्लोजिंग बैलेंस मत लेना क्योंकि 3 लाख रुपए में की मैंने क्रेडिट सेल्स करी हैं तो हम मान करके ये चलेंगे कि हमें 2,90,000 रुपीज़ डिस्काउंट मिल गया होगा, सॉरी कैश हमें इतना मिल गया होगा क्योंकि हमने डिस्काउंट 10,000 रुपये का दिया है। तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आपकी बैलेंसिंग फिगर इस केस में आ जाएगी। इसका मतलब हम मान के चलेंगे कि इस क्वेश्चन में क्लोजिंग बैलेंस डेटर्स का निल है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स में यहाँ पर लिख दूंगा कैश फ्रॉम डेटर्स 2,90,000। कैश फ्रॉम डेटर्स जो है आपका 2,90,000 का आ जाएगा, 2,90,000।
इज इट क्लियर टू यू और नॉट? उसके बाद फिर आप इसको टैली करेंगे। जब आप टैली करेंगे तो आप अपना नेट प्रॉफिट निकालेंगे और नेट प्रॉफिट आपका 2,25,000 इस क्वेश्चन में आएगा, 2,25,000। तो और मैंने कहा इस केस में बिकॉज हम क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिखते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक की जो फिगर होती है इसका मतलब ये ऑलरेडी एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस के फिगर के बाद ही आई होगी ना क्लोजिंग स्टॉक। तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस कभी दिया हो डेटा सिस्टम के अंदर उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा बिकॉज इट इज ऑलरेडी एडजस्टेड इन द फिगर ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इज इट क्लियर टू यू? तो नो ट्रीटमेंट फॉर एबनॉर्मल लॉस या नॉर्मल लॉस। इस क्वेश्चन में हालांकि नॉर्मल लॉस था। उसके बाद क्वेश्चन में अगला जो दिया है 1.10, इस क्वेश्चन को देखें जरा। इस क्वेश्चन में क्या है, लेट्स हैव अ लुक ओवर हियर। इस क्वेश्चन में कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन रिलेटिंग टू नैनीताल ब्रांच फॉर द ईयर एंडेड 31st of March 2028 प्रिपेयर नैनीताल ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ द हेड ऑफिस। अब की बार उसने क्या लिखा है, गुड्स आर सेंट एट ए प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। अब की बार जो रेट दिया है वो 20% ऑन सेलिंग प्राइस पर है। 20% ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब 20% ऑन इनवॉइस प्राइस, क्योंकि मैंने आपको बताया था इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस एक ही चीज है। तो इस केस में जब मैं रेट्स की कैलकुलेशन करूंगा तो सबसे पहले मुझे कॉस्ट लिखनी पड़ेगी। मैंने कहा इक्वेशन तो आपको वैसे ही लिखनी है, कॉस्ट प्लस मार्जिन इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस। बिकॉज इस क्वेश्चन में रेट जो दिया है वो सेलिंग प्राइस या इनवॉइस प्राइस पर दिया है और जिस पर रेट दिया रहता है मैंने बताया था उसको 100 लेना पड़ता है। तो मार्जिन 20% है तो 20 हो जाएगा, कॉस्ट आपकी 80 हो जाएगी। इसको फिलअप करने के बाद मैंने बताया हुआ है कि मार्जिन को न्यूमरेटर में रखेंगे और डिनोमिनेटर में हमें इनवॉइस प्राइस को रखना पड़ता है। तो इस तरीके से रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस जो कि हमें चाहिए वो 1/5 हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें पहले तो ये ओपनिंग बैलेंसेस हैं स्टॉक के, डेटर्स के, फर्नीचर के, पेटी कैश के, और इस क्वेश्चन में इंश्योरेंस प्रीपेड का भी बैलेंस दिया हुआ है। ये सारे बैलेंस आप ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में पहले तो लिख देंगे। इस क्वेश्चन में सैलरीज ड्यू यानी कि पहला क्वेश्चन है जिसमें किसी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस है। अब आपको मालूम है एसेट के बैलेंसेस हम डेबिट साइड में लिखते हैं ब्रांच अकाउंट के, तो किसी लायबिलिटी का अगर ओपनिंग बैलेंस होगा तो क्रेडिट में लिखेंगे। तो सैलरी ड्यू आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर आपने गुड्स भेजे हैं 40,000 की, ये डेबिट में लिखेंगे, इसकी लोडिंग भी करेंगे, ओपनिंग स्टॉक की भी लोडिंग आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद कह रहा है कैश सेल्स 55,000 की है, तो कैश सेल्स रेमिटेंसेस में लिखेंगे। अब उसने तुम्हें टोटल सेल्स दी हुई हैं 70,000। अगर कैश सेल्स 55 की हैं और टोटल सेल्स 70 की हैं तो क्रेडिट सेल्स 15,000 की होंगी। तो 15,000 की जो क्रेडिट सेल्स है उसको ब्रांच डेटर्स में लिखना पड़ेगा। डेटर से 16,000 का कैश रिसीव हुआ, ये डेटर्स में भी आएगा, ब्रांच में भी आएगा, रेमिटेंसेस के अंदर। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, डेटर्स अकाउंट में लिखेंगे गुड्स। अच्छा, ये गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है, पहले तो मैं इसको ब्रांच की क्रेडिट में लिखूंगा और उसके बाद लोडिंग करूंगा। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स जो हैं ये सिर्फ डेटर्स में आएंगे और इसकी लोडिंग नहीं होगी। फिर हमने कैश भेजा है, कैश जो हमने भेजा, एक तो हमने रेंट के लिए भेजा है, सैलरी के लिए भेजा है, कुछ पैटी खर्चों के लिए भेजा है और कुछ हमने इंश्योरेंस के लिए कैश भेजा है। इज इट क्लियर टू यू? अब ध्यान क्या रखना है, उसने कहा कि इंश्योरेंस का खर्चा जो है, जो हमने कैश भेजा है, ऑफ कोर्स इंश्योरेंस के खर्चे के लिए हमने कैश भेजा है। कह रहे हैं इंश्योरेंस के खर्चे के लिए जो हमने कैश भेजा है वो 400 रुपये का भेजा है। अब आपने देखा इस केस में अकाउंटिंग ईयर जो आपका स्टार्ट हो रहा है 1/4/2027 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि अकाउंटिंग ईयर की जो लास्ट डेट है वो 31/3/2028 है, यानी कि अकाउंटिंग ईयर आपका इस डेट को खत्म हो रहा है। जबकि इंश्योरेंस का जो खर्चा है, जैसे कि आप देख रहे हो, इंश्योरेंस का खर्चा ब्रैकेट में उसने लिखा है अप टू जून 2028, यानी कि अकाउंटिंग ईयर तो 31 मार्च 2028 को खत्म हो जाएगा और जो इंश्योरेंस का खर्चा है वो जून तक का महीना कवर कर रहा है अगले साल का 30 जून 2028, यानी कि करंट ईयर के खत्म होने के बाद अप्रैल का मंथ, मई का मंथ और जून, इस पीरियड के लिए भी ये खर्चा है। इसका मतलब ये जो खर्चा 400 रुपये का है, इस 400 रुपये के खर्चे में से ये जो 3 महीने का खर्चा है ये प्रीपेड है। तो मैं 400 का 3/12 कर दूंगा, तो इसका मतलब 100 रुपीज़ इंश्योरेंस प्रीपेड का क्लोजिंग बैलेंस है। तो जब मैं ईयर के एंड में
बैलेंस कैरिड डाउन लिखूंगा तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्लोजिंग प्रीपेड भी मुझे लिखना पड़ेगा 100 रुपीज़ का। फिर उसके बाद कह रहे हैं पैटी खर्चे, ब्रांच के जो पैटी खर्चे हो गए 500 के। आपको मालूम है कि ब्रांच के पास शुरुआत में कुछ पैटी कैश था, कुछ हमने और भेजा, उसमें से मैं 500 माइनस करके क्लोजिंग बैलेंस लिख दूंगा। उसके बाद फिर हमें दिया हुआ है यहाँ पर स्टॉक और कह रहा है फर्नीचर को 20% से डेप्रिशिएट करना है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए लीजिए जी, इस क्वेश्चन को भी मैंने करना शुरू करा। तो ये क्वेश्चन है आपका, कौन सा क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है, तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस 1.10। तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में मैंने लिखा सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर ये चल रहा है आपका 1.10। अब इसके अंदर पहले तो हमने ब्रांच अकाउंट बनाया और ब्रांच अकाउंट थोड़ा सा मैंने बड़ा बनाया ताकि मैं आपको अच्छी तरह से समझा सकूं, क्योंकि लिखना बहुत पड़ता है। और उसके अलावा मैंने ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी बना दिया। इज इट क्लियर टू यू? ब्रांच डेटर्स अकाउंट भी, दिस इज योर ब्रांच डेटर्स अकाउंट। और ब्रांच डेटर्स के अलावा ये हमारा ब्रांच अकाउंट है। अब क्वेश्चन तो मैंने आपको रीड कर दिया है और मुझे बार बार क्वेश्चन देखना ना पड़े तो मैं ज़रा क्वेश्चन की एक शीट निकाल लेता हूँ। ये मैंने शीट्स रखी हुई हैं। 1.18 तो मैंने करा दिया है और ये मैंने क्वेश्चन जो लिया है 1.10 लिया है। उससे पहले एक 1.9 क्वेश्चन भी है जिसको आप खुद कर सकते हैं। 1.10 में वो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स गिवन बिलो रिलेटिंग टू नैनीताल ब्रांच। रेट मैंने आपको बता ही दिया। इस क्वेश्चन में रेट इनवॉइस प्राइस पर दिया था। इनवॉइस प्राइस को हमने 100 माना था, 20 मार्जिन है और कॉस्ट प्राइस 80 निकल आएगा। फिर मार्जिन 20 को हमने न्यूमरेटर में रखा, डिनोमिनेटर में 100, तो इसका मतलब रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 1/5 आ गया। अब सबसे पहले तो जो बैलेंसेस ब्रॉट डाउन है उनको आप अच्छी तरह से लिख लें। अब बैलेंसेस जो दिए हुए हैं, एक तो ओपनिंग स्टॉक का जो बैलेंस है वो 5000 रुपीज़ का बैलेंस है। इसकी लोडिंग अभी मैं लिख दूंगा 5000। उसके अलावा डेटर्स का बैलेंस है, तो डेटर्स भी मैंने यहाँ पर लिखा। डेटर्स जो है 2000 और डेटर्स अकाउंट में अभी हम इसको लिखेंगे। उसके अलावा फर्नीचर का इसमें बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है 1000 रुपीज़ का। बहुत सारे बैलेंसेस आपको दिए हुए हैं। फिर उसके अलावा इंश्योरेंस प्रीपेड का बैलेंस दिया हुआ है। इंश्योरेंस प्रीपेड, इंश्योरेंस प्रीपेड का जो बैलेंस है डेट इज इक्वल टू 50, वो आपने यहाँ पर लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में पेटी कैश का भी बैलेंस है। एक्चुअली पेटी कैश का बैलेंस 200 रुपीज़ का है, तो पेटी कैश 200 रुपीज़, वो उसको भी हमने लिखा। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें लायबिलिटी का बैलेंस हमें दिया हुआ है। बैलेंस ब्रॉट डाउन सैलरीज ड्यू, तो करंट ईयर की बिगनिंग में सैलरीज कुछ ड्यू हैं। इसका मतलब लास्ट ईयर के एंड में कुछ सैलरी ड्यू थी 1000 रुपीज़। इज इट क्लियर टू यू? अब सबसे पहले तो जो ओपनिंग स्टॉक है उसकी लोडिंग को मैंने यहाँ पर लिख दिया, लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक जो है वो 5000 का है और लोडिंग का रेट हमने निकाला था 1/5 है, तो 1000 रुपीज़ इसकी लोडिंग मैंने लिख दी। और जो मैंने यहाँ डेटर्स लिखा है इसको मैं डेटर्स अकाउंट में भी लिख देता हूँ। तो बैलेंस ब्रॉट डाउन 5000 रुपीज़। तो ये काम फिनिश अप करने के बाद जो नेक्स्ट आइटम है गुड्स सेंड टू ब्रांच है। अब गुड्स सेंड टू ब्रांच, पहले तो आपने ब्रांच अकाउंट की डेबिट साइड में लिखा गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट और 40,000 के गुड्स आपने भेजे हैं, तो 40,000 पहले तो आपने लिख दिया। अब उसकी लोडिंग आपने कर दी, लोड ऑन गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। 40,000 के गुड्स आपने भेजे हैं। 40,000 के अंदर मार्जिन जो है 1/5, 8,000 का मार्जिन इसके अंदर रहा होगा। उसके अलावा फिर कैश सेल्स हैं। अब कैश सेल्स जो नेक्स्ट आइटम है आपका गुड्स सेंड के बाद, वो आप रेमिटेंसेस में जैसे लिखते हैं वैसे ही लिखेंगे, रेमिटेंसेस। अब रेमिटेंसेस के अंदर मैंने लिखा कैश सेल्स। अब कैश सेल्स का अमाउंट 55,000 दिया हुआ है। उसके बाद टोटल सेल्स दी हैं, क्रेडिट सेल्स नहीं दी है, टोटल सेल्स दी हुई है। टोटल सेल्स 70,000 की हैं, तो इसका मतलब क्रेडिट सेल्स आपकी 15,000 की रही होंगी। क्रेडिट सेल्स 15,000।
उसके अलावा कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स है। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स हम पहले तो रेमिटेंसेस के अंदर लिखेंगे कैश फ्रॉम डेटर्स। अब कैश फ्रॉम डेटर्स का अमाउंट जो दिया हुआ है यहाँ पर 16,000, तो इस क्वेश्चन में कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स आपको गिवन है, करेक्ट। कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स जैसे ही आपने लिखा तो ब्रांच डेटर्स अकाउंट में भी आपको वो लिखना पड़ेगा। तो कैश फ्रॉम डेटर्स आपने यहाँ पर भी लिखा, कैश फ्रॉम डेटर्स 16,000 रुपीज़, ये अमाउंट आपने यहाँ पर लिख दिया। कैश फ्रॉम डेटर्स के बाद फिर अगला आइटम जो है गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच है। हेड ऑफिस ने ब्रांच को गुड्स भेजे, ब्रांच ने वो गुड्स रिटर्न कर दिए, यानी कि हेड ऑफिस ने जो गुड्स ब्रांच को भेजे थे, जब ब्रांच वो गुड्स रिटर्न करती है तो पहले तो हम क्रेडिट में लिखते हैं गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, रिटर्न्स, और गुड्स जो रिटर्न हुए हैं 500 रुपये के, तो 500 रुपये हमने क्रेडिट में लिख दिए। इसकी लोडिंग भी फिर हमें करनी पड़ती है। इसकी लोडिंग जब हम करेंगे तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा लिखा है इसको, लोडिंग, लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच रिटर्न्स, तो 500 रुपये के गुड्स रिटर्न हो गए, लोडिंग का रेट 1/5 है तो 100। ये ऐसे शो करना जरूरी नहीं है, तुम डायरेक्टली 100 लिख सकते हो। उसके बाद गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स है। मैंने बताया था ये गुड्स हैं लेकिन इस पर लोडिंग नहीं होगी। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स को हम सेल्स रिटर्न भी कहते हैं, तो मैंने सेल्स रिटर्न 200 लिख दिया। ये ट्रांजैक्शन डेटर्स और ब्रांच के बीच में है, इसलिए इसकी लोडिंग नहीं होगी। इसलिए लोडिंग नहीं होगी क्योंकि दोनों को ही रियल प्राइस पता नहीं है। उसके अलावा कहता है कैश सेंट टू ब्रांच। अब ब्रांच को हमने जो कैश भेजा, पहले तो मैंने यहाँ पर लिखा टू कैश। हमने जो कैश भेजा है, एक तो रेंट के लिए कैश भेजा है 3,600 रुपये। उसके बाद सैलरी के लिए हमने भेजा है कैश, तो सैलरीज 10,200 की सैलरी के लिए हमने रेंट कैश भेजा। फिर हमने पैटी कैश यानी कि पैटी खर्चों के लिए भेजा है, और पैटी कैश हमने भेजा 600 रुपये का। और कहता है हमने इंश्योरेंस के लिए भी कैश भेजा है, इंश्योरेंस के लिए हमने 400 रुपये का कैश भेजा है। अब इस क्वेश्चन में जब मैं बाद में बैलेंस कैरी डाउन लिखूंगा, तो बैलेंस कैरी डाउन के अंदर जब मैं पैटी कैश लिखूंगा पहले तो, अब पैटी कैश का बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस कितना था, 200 रुपये का बैलेंस था। 200 रुपये तो पहले से ही मौजूद थे ब्रांच मैनेजर के पास, और 600 रुपये का पैटी कैश हमने और भेजा है, तो ब्रांच मैनेजर के पास टोटल पैटी कैश कितना हो गया 800। और नेक्स्ट पॉइंट में उसने लिखा है पैटी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच 500। तो ब्रांच मैनेजर ने 500 रुपये 800 रुपये में से खर्च कर दिए, तो पैटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस 300 रुपये आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। एक तो ये पॉइंट हो गया। फिर जो इंश्योरेंस का खर्चा था, मैंने आपको बताया ये 3 महीने यानी कि 3 महीने का हमने एडवांस में पे कर दिया। आने वाले जो ईयर है, नेक्स्ट ईयर जो है, उसके पहले 3 महीने का खर्चा, ये पहले 3 महीने का पीरियड ये कवर कर रहा है, तो इसका मतलब 3 महीने का खर्चा हमने एडवांस में पे कर दिया। तो इंश्योरेंस प्रीपेड, तो इंश्योरेंस प्रीपेड आपको लिखना पड़ेगा, इंश्योरेंस प्रीपेड। मैंने बताया था कि हमने इसको कैसे कंप्यूट करा। 400 रुपये का खर्चा है। अब 400 का पहले तो आप 3/12 निकाल लेंगे, 3 महीने का एडवांस खर्चा है, 12 महीने का खर्चा 400 है, तो 3 महीने का खर्चा 100 रुपये है। ये क्लोजिंग प्रीपेड माना जाएगा इंश्योरेंस का। उसके बाद स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस तुम्हें दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक, अब क्लोजिंग स्टॉक तुम लिखोगे यहाँ पर, क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट 3,000 रुपये तुम्हें गिवन है। तो पहले तो इसकी लोडिंग, तो लोड ऑन गुड्स सेंट टू ब्रांच मैंने लिख ही दिया था। अब लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक, तो 3,000 और 3,000 का 1/5 दैट इज इक्वल टू 600। उसके अलावा फिर कह रहा है डेप्रिशिएट फर्नीचर बाई 10%। अब देखो फर्नीचर पे जो डेप्रिशिएशन होता है, बिकॉज फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, मैं डायरेक्टली डेप्रिशिएशन यहाँ नहीं लिख सकता, तो उसका भी तरीका यही होगा। जो फर्नीचर हमारे पास शुरुआत में पहले से पड़ा हुआ है, आपको याद होगा इस क्वेश्चन में फर्नीचर आपके पास शुरुआत में था 1,000 रुपये का, तो 1,000 रुपये का जो फर्नीचर है पहले तो आप उसको लिखेंगे 1,000,
उसमें से आप डेप्रिसिएशन 20% यानी कि 200 रुपये का डेप्रिसिएशन आपने माइनस करा, क्लोजिंग बैलेंस आपने यहाँ लिख दिया। यानी कि जब मैं ब्रांच अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस डेबिट में लिख रहा हूँ 1000, क्लोजिंग में लिख रहा हूँ 800, तो दिखा मैं क्या रहा हूँ, मैं दिखा डेप्रिसिएशन का खर्चा ही रहा हूँ, लेकिन हम उसको इस तरीके से दिखाते हैं, डायरेक्टली नहीं दिखाते। मैंने पहले भी आंसर बताया था क्यों नहीं दिखाते, क्योंकि हम रियल अकाउंट नहीं बना रहे हैं। तो मैं अगर डायरेक्टली डेप्रिसिएशन लिखूंगा तो ये पोस्टिंग कहाँ से आई, क्योंकि अकाउंट तो मैंने बनाया नहीं है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, डेप्रिसिएशन के खर्चे को इसके अंदर लाने के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस के रूप में फर्नीचर लिखना पड़ेगा। अब उसके बाद मैं अपने डेटर्स अकाउंट को टैली कर लूँगा। अब मैं डेटर्स अकाउंट में जब मैंने टैली करा डेटर्स अकाउंट में, तो डेटर्स अकाउंट में इस केस में ओपनिंग बैलेंस कितना है, ये 5000 था, 2000 है। ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का 2000 था, मैंने गलती से 5000 लिखा हुआ है। एनीवे ओपनिंग बैलेंस 2000 है, तो 17,000 और उसमें से 16,000 माइनस करा, 200 माइनस करा, तो क्लोजिंग बैलेंस आपका जो आ जाएगा that will be equal to 800। तो डेटर्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस 800 आपने कंप्यूट कर लिया, और डेटर्स का बैलेंस आप यहां पर लिखेंगे 800। उसके बाद फिर आप अपना आंसर इसका निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो जो भी नेट प्रॉफिट अब आएगा वो आप यहां पर कंप्यूट कर करके लिखेंगे। वैसे 22,750, देखो मुझे तो आंसर याद ही है ऑनेस्टली स्पीकिंग, तो तुमको यहाँ पर चेक कर करके लिखना है। इज इट क्लियर टू यू? चेक कर करके लिख लिया करें, क्योंकि कई बार हम लिखते हैं तो कोई फिगर हमसे भी गलती से मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए आप हमेशा चेक कर करके लिखा करें। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, आपने नोट करा होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 1.11 में उसने क्या कहा। हालांकि क्वेश्चन तो छोटा सा ही नजर आ रहा है। कह रहा है फॉलोइंग इज द इंफॉर्मेशन ऑफ जम्मू ब्रांच ऑफ बेस्ट लिमिटेड न्यू दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2028। पहले तो हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है और जम्मू में उसकी कोई ब्रांच है। अब ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और टफ क्वेश्चन है। वो कह रहा है गुड्स इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20%। पहले तो मैंने इसी लाइन को पढ़ा, कहता है गुड्स हम ब्रांच को भेजते हैं एट कॉस्ट प्लस 20% पर। तो अभी तक जो हमारे सामने सिचुएशन है, अभी तक तो जो गुड्स भेजे जा रहे हैं, रेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो कॉस्ट पर है, क्योंकि कॉस्ट प्लस 20% लिखा हुआ है। और फिर उसने आगे ये भी लिखा कि सेल प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%। अब ध्यान से सुने, थोड़ी देर पहले मैंने जब इनवॉइसिंग का टॉपिक स्टार्ट करा था तो मैंने आपको ये बताया था कि इनवॉइस प्राइस वाले क्वेश्चन में आप ये मान करके चलेंगे कि जिस प्राइस पे हम गुड्स भेज रहे हैं उसी प्राइस पे ब्रांच को बेचना पड़ेगा, यानी कि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम होती है। मैंने ये कहा था। मैंने ये भी कहा था कि जब तक मैं कुछ और ना बोलूं आप ये मान करके चलेंगे कि इनवॉइस प्राइस के क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम ही होगी। लेकिन जब तक मैं कुछ और ना बोलूं, और अब मैं कुछ और बोल रहा हूं। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है सेलिंग प्राइस इज कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि इस क्वेश्चन में तुम्हें दिया हुआ है कि जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 50% है। अब इस लाइन का भी क्या मतलब हुआ, पहले तो इस चीज को मैं जरा क्लियर कर दूं, और ये क्लियर होनी बहुत जरूरी है। इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए जी, सबसे पहले तो एक क्वेश्चन नंबर जो भी है 1.11, उसने कहा कि गुड्स हम जो भेजते हैं एट कॉस्ट प्लस 20% पर भेजते हैं, यानी कि कॉस्ट पर रेट है, यानी कि कॉस्ट अगर 100 है तो उसमें 20% हम ऐड कर करके प्लस 20% ऐड कर देते हैं, और हम इसको भेजते हैं 120 रुपये के हिसाब से, यानी कि इनवॉइस प्राइस कितनी है, 120 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इनवॉइस प्राइस 120 है। अब उसने कहा जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस, सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्लस 50% है। अब की बार इस क्वेश्चन में ये क्लियरली लिखा है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में अब की बार इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस सेम नहीं है। अगर क्वेश्चन में लिखा होगा तो तब तुम्हें जो लिखा है उसके हिसाब से मूव करना पड़ेगा। जैसे कॉस्ट तो 100 है, अब वो कह रहे हैं जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्लस 50% है, यानी कि कॉस्ट में 50% ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस
जो है वो कितनी आ जाएगी, 150 आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस हमारे पास 150 की आ गई। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली 3 प्राइसेस है हमारे पास, एक तो कॉस्ट प्राइस है, इनवॉइस प्राइस है और सेलिंग प्राइस है। तो ऐसे क्वेश्चन में पहले तुम्हें एक दो चीज़ें अगर शुरुआत में तुम्हारे को समझ में आ जाएं तो इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करना फिर आपके लिए मुश्किल काम नहीं होगा। थोड़ा मैं इसको डिटेल में आपको पहले बता दूँ। यहाँ देखें, अभी अभी मैंने कहा अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 प्राइसेस हैं, एक तो कॉस्ट प्राइस है, दूसरा हमारे पास इनवॉइस प्राइस है और अब की बार हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है जो कि अलग है इनवॉइस प्राइस से। कॉस्ट प्राइस जैसा कि आप देख ही रहे हैं 100 की है और इनवॉइस प्राइस 120 रुपये की है और सेलिंग प्राइस हमने निकाली 150 रुपये की है। अब इससे पहले हमने जितने भी क्वेश्चन करे हम क्या कर रहे थे, कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का जो डिफरेंस होता है, यानी कि अगर मैं सिर्फ कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस को अगर देखूं तो मैं ये देखूंगा इन दोनों के बीच में डिफरेंस 20 का है, यानी कि मार्जिन 20 का है। मैंने ये बताया था आपको कि मार्जिन को न्यूमरेटर में रखना है और डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस को रखना है। तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस कितना है। तो रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस 1/6 है, इसको मैंने छोटा कर लिया, 1/6 है। इसका क्या मतलब हुआ, जो हमारे पास ये रेट निकल आता है इसका क्या मतलब हुआ, या अभी तक हम क्या कर रहे थे। जब ये रेट हमारे पास आ रहा था तो हम इसको क्या कर रहे थे, किसी भी जो इनवॉइस प्राइस का आइटम था उस पर हम लगा रहे थे। जब मैं इनवॉइस प्राइस का आइटम पे लगा रहा था तो उसकी लोडिंग आउट हो रही थी, इसकी वजह से वो आइटम कॉस्ट पे आ रहा था। यानी कि ये जो 1/6 का रेट निकल रहा है, बिकॉज डिनोमिनेटर में आपकी क्या है, डिनोमिनेटर में इनवॉइस प्राइस है। इसका मतलब ये रेट 1/6 का पहले तो केवल ऐसे आइटम पे अप्लाई हो सकता है जो इनवॉइस प्राइस पर हो। जब ये रेट इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पे आप अप्लाई करेंगे तो इनडायरेक्टली वो आइटम कॉस्ट पर आ जाएगा। ये इसका मतलब हुआ, इस रेट का यही तो मतलब है। या अभी तक जो हम कर रहे थे, जब हम लोडिंग निकालते हैं तो वो आइटम कॉस्ट पर ही आ रहा है क्योंकि हम लोडिंग अपोजिट साइड में लिखते हैं। तो ये जो रेट है ये आप इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पे अप्लाई करेंगे जिससे कि वो आइटम कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्या है, अब की बार कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के अलावा इस क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस भी है। अब इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो वो 30 आ जाएगा। तो मैंने 30 यहां पर लिखा। अब मैं 30 को अगर सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दूं 150 से, जैसे मैंने यहां डिफरेंस 100 और 120 का देखा तो डिफरेंस 20 आया था, मैंने उसको इनवॉइस प्राइस से डिवाइड कर दिया तो ये रेट ऑफ लोडिंग ऑन इनवॉइस प्राइस बन गया। अब मैं इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस देख रहा हूं जो कि 30 है, उसको मैं सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर रहा हूं। पहले तो मैंने इसको छोटा कर लिया, 1/5 डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है। इसका मतलब ये जो रेट है, बिकॉज डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है तो आप इस रेट को केवल ऐसे आइटम पे अप्लाई कर सकते हैं जो सेलिंग प्राइस पर होगा। और जब आप इस रेट को सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करेंगे तो 1/5 जो भी आएगा वो ये बता देगा कि सेलिंग प्राइस इतनी है और उसके अंदर इन दोनों का बीच में, यानी कि इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में डिफरेंस क्या है। इनडायरेक्टली वो आइटम जो है इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगा। जैसे मैंने कहा, जब मैं ये रेट 1/6 अप्लाई करूंगा किसी इनवॉइस प्राइस वाले आइटम पर तो इनवॉइस प्राइस की लोडिंग निकल आएगी जिससे वो आइटम कॉस्ट पर आ जाता है। इसी तरह से ये आइटम अगर मैं किसी सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये जो रेट है ऑन सेलिंग प्राइस पर है, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है, तो ये रेट मैं किसी सेलिंग प्राइस वाले आइटम पर ही अप्लाई कर सकता हूं और मैं अप्लाई करूंगा तो उससे वो क्या होगा, इनवॉइस प्राइस पर आ जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अब इस क्वेश्चन में एक तीसरा रेट भी बनता है। सर तीसरा रेट भी, हाँ कंफ्यूज नहीं होना है, वो थोड़ा लगता है शुरुआत में, अभी जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। अब तीसरा रेट क्या बन गया, तीसरा रेट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में फासला कितना है पहले तो ये देखो। अब कॉस्ट प्राइस 100 है, सेलिंग प्राइस जो है 150 है, इनके बीच में डिफरेंस 50 का आ गया। अब मैं 50 को सेलिंग प्राइस से डिवाइड कर दूं तो ऑफ कोर्स ये 1/3 आ गया, लेकिन इस रेट का क्या मतलब हो गया, डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है। बिकॉज डिनोमिनेटर में सेलिंग प्राइस है तो ये रेट भी किसी सेलिंग प्राइस पर ही अप्लाई होगा।
लेकिन जब आप सेलिंग प्राइस पे अप्लाई करेंगे तो वो आइटम कॉस्ट प्राइस पर आ जाएगा, यानी कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए आपको 1/3 का रेट अप्लाई करना पड़ेगा। इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट पे लाने के लिए ये रेट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अगर कोई आइटम सेलिंग प्राइस पर है उसको इनवॉइस प्राइस पर लाना है तो ये रेट अप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। अब इन चीजों को देखते हुए इस क्वेश्चन में आगे क्या कहते हैं, इस क्वेश्चन में उसने आगे लिखा है गुड्स सेंट, हमने जो गुड्स भेजे हैं 11 लाख के भेजे हैं। गुड्स सेंट, क्योंकि जो गुड्स हम भेज रहे हैं वो इनवॉइस प्राइस पर भेज रहे हैं, तो इसका मतलब ये इनवॉइस प्राइस है, और इसकी लोडिंग निकालने के लिए आप 1/6 का ही रेट अप्लाई करेंगे। अब जो सेल्स हैं, क्योंकि अब की बार इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस में डिफरेंस है, जो सेल्स हैं आपको मालूम है कॉस्ट प्लस 50%, यानी कि ये सेलिंग प्राइस पर है, ये तो इनवॉइस प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस पर है। फिलहाल खैर ये सेल्स हैं, सेल्स की तो लोडिंग टेक्निकली होती नहीं है, तो ये सेल्स हैं, अच्छी बात है, टोटल सेल्स इतनी है। उसके बाद एक्सपेंसेस आपके 45,000 रुपीज़ के हैं। इज इट क्लियर टू यू? पहला क्वेश्चन तो वो ये कह रहा है द प्रॉफिट अर्नड बाय द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर, ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया। इस क्वेश्चन में और क्या है, एक्सपेंसेस 45,000 के हैं, ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 का था। मैंने आपको बताया है कि रेट्स वाले क्वेश्चन में आप हमेशा मान करके चलेंगे नीचे जो भी चीज़ें हैं गुड्स से रिलेटेड वो इनवॉइस प्राइस पर है, तो आपको मानना पड़ेगा ये इनवॉइस प्राइस पर है, इसकी भी लोडिंग निकालने के लिए आप 1/6 का रेट अप्लाई करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? अब इन चीज़ों को देख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व अगर करना पड़े तो कैसे करा जाएगा, इसके लिए आप यहां पर देखें, ये तो मैंने रेट्स कंप्यूट करे थे। अब इस क्वेश्चन में मैंने ब्रांच अकाउंट बनाया, और मैंने सिर्फ ब्रांच ही बनाया क्योंकि कोई ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स तो मुझे नज़र नहीं आए हैं, तो मैंने डेटर्स अकाउंट नहीं बनाया। इज इट क्लियर टू यू? तो बुक्स ऑफ हेड ऑफिस में हमने ब्रांच अकाउंट बनाया, ब्रांच अकाउंट। पहले मैं एक शीट ले लूँ इतनी, ये कौन सा क्वेश्चन है, 1.11 है, तो इस शीट नंबर यहाँ, तो 1.11 क्वेश्चन अब मेरे सामने है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में उसने जो लिखा था मैंने आपको पहले ही पढ़ दिया है, वो कह रहा है कि जो हेड ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में, ब्रांच जम्मू में है, और गुड्स जो हम भेजते हैं 20 कॉस्ट प्लस 20% पर, और सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्लस 50% पर है, वो रेट मैंने आपको बताए। अब उसने हमें इंफॉर्मेशन दी ओपनिंग स्टॉक, तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बैलेंस ब्रॉट डाउन के अंदर आपने लिखा स्टॉक, और स्टॉक का जो अमाउंट है वो है 2,20,000, तो 2,20,000 का अमाउंट आपने यहाँ पर लिखा। अब ये इनवॉइस प्राइस पर है, देखो ये इनवॉइस प्राइस पर है, और अल्टीमेट एम हमारा ये है कि उसको हमने कॉस्ट पे लाना है। कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में फासला 20 का था, 20/120 यानी कि 1/6 का रेट आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा लोड ऑन ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक 2,20,000 इंटू 1/6। ये 1/6 का रेट क्यों अप्लाई करा ये समझ में आना चाहिए, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पर है, इसकी लोडिंग मुझे निकालनी है। अब 2,20,000 का अगर मैं 1/6 अप्लाई करूं तो पॉइंट्स में आएगा मेरे ख्याल से 2,20,000 डिवाइडेड बाई 6, ये आ रहा है आपका 36,667, 36,667 मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से, साथ साथ आप भी करते रहे। उसके बाद फिर क्वेश्चन में अगला आइटम है गुड्स सेंट ड्यूरिंग द ईयर। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच, तो गुड्स जो भेजे गए हैं वो 11 लाख के भेजे गए हैं, बड़ी गंदे अमाउंट्स उन्होंने दिए हुए हैं। इसकी भी लोडिंग करेंगे, और इसकी भी लोडिंग मेरे ख्याल से पॉइंट्स में ही आएगी। गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स इनवॉइस प्राइस पर भेजे जाते हैं, तो इसको हमें कॉस्ट पे लाने के लिए 1/6 का रेट अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपका 11 लाख इन डिवाइडेड बाई 6, ये मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से 1,83,333 आ रहा है। तो 1,83,333 करेक्ट। आप भी साथ साथ कैलकुलेशन करते रहें। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है सेल्स। देखो वैसे तो सेल्स के आगे कुछ नहीं लिखा होता है तो हम मानते हैं वो क्रेडिट सेल्स है, लेकिन इस क्वेश्चन में ओपनिंग और क्लोजिंग डेटर्स नहीं है,
तो इसका मतलब है सारी ट्रांजैक्शन कैश में हो रही हैं, तो इसका मतलब ये बेसिकली कैश सेल्स रही होंगी। तो इसलिए मैंने यहां पर लिखा बाय रेमिटेंसेस। तो रेमिटेंसेस में हमने लिख दिया कैश सेल्स, यानी कि जो सेल्स हुई है हम मान के चलेंगे वो सारी कैश में हुई हैं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स कोई है नहीं, और कैश सेल्स है आपकी 12 लाख की। बिकॉज इस क्वेश्चन में ओपनिंग क्लोजिंग डेटर्स नहीं है, तो कैश रिसीट फ्रॉम डेटर्स तो होने का मतलब नहीं होता, इजंट इट। अच्छा जी, फिर उसने लिखा है एक्सपेंसेस। अब जो एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए कैश हेड ऑफिस भेजता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो टू कैश, और एक्सपेंसेस हैं आपके 45,000 के, 45,000 के एक्सपेंसेस हैं। अब इस क्वेश्चन में वो कहता है प्रॉफिट अर्न बाय ब्रांच, ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया ये हमें पता करना है। इज इट क्लियर टू यू? और उसके अलावा ब्रांच स्टॉक रिजर्व भी फाइंड करना है। ब्रांच स्टॉक रिजर्व का मतलब है कि ब्रांच के पास जो स्टॉक बचा हुआ है, एक तो इनडायरेक्टली वो पता करना पड़ेगा, और उसके अंदर जो लोडिंग है वो पता करना पड़ेगा। इनडायरेक्टली इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है, एक तो ये पता करना पड़ेगा। ब्रांच के पास स्टॉक कितना बचा है, एक तो ये पता करना पड़ेगा। ब्रांच के पास इनवॉइस प्राइस पर कितना स्टॉक बचा है ये पता करना पड़ेगा, और उसकी लोडिंग मुझे यहां लिखनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में पहला काम तो मुझे ये करना पड़ेगा। अब ये काम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखें जी, ब्रांच के पास जो ओपनिंग स्टॉक है वो इनवॉइस प्राइस पर है। इनवॉइस प्राइस, ब्रांच के पास ओपनिंग स्टॉक इनवॉइस प्राइस पे 2,20,000 का है। 2,20,000 का ओपनिंग स्टॉक है, करेक्ट। फिर हमने इस साल ब्रांच को कुछ गुड्स और भेजे हैं इनवॉइस प्राइस पे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। हमने ब्रांच को 11 लाख रुपए की इनवॉइस प्राइस के गुड्स भेजे हैं। तो ब्रांच के पास टोटल इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स जो हैं वो 13,20,000 के अवेलेबल है। ब्रांच के पास अवेलेबल गुड्स इनवॉइस प्राइस पर बेचने के लिए इतने हैं। ब्रांच के पास इतने इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स अवेलेबल हैं बेचने के लिए। अब ब्रांच ने क्या करा, सेल्स तो करी है 12 लाख रुपए की, लेकिन ब्रांच ने जो सेल करी है, आपको मालूम है कि जो सेलिंग प्राइस है वो 150 है, जबकि हम 120 के हिसाब से भेज रहे हैं। तो इसका मतलब ब्रांच ने जो सामान बेचा है, अगर मुझे ये पता लग जाए कि उसकी इनवॉइस प्राइस कितनी है, मैं कहना क्या चाहता हूं देखें। अब ब्रांच के पास टोटल इतनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स हैं। अब मैं इसमें से माइनस कर दूंगा लेस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड, इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। इसमें से कितनी इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स ब्रांच ने बेच दिए, लेस इनवॉइस प्राइस ऑफ गुड्स सोल्ड। इतनी इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स अवेलेबल हैं, इसमें से कितनी इनवॉइस प्राइस के गुड्स ब्रांच ने बेच दिए। अब ये कैसे पता लगेगा, देखें जी, ब्रांच ने जो टोटल सेल्स करी हैं 12 लाख रुपए की टोटल सेल्स ब्रांच की थी, याद है आपको, राइट। और ये सेलिंग प्राइस पर है, ये सेलिंग प्राइस पर है। मुझे ये पता करना है कि इनकी इनवॉइस प्राइस कितनी है। मुझे जैसे इनवॉइस प्राइस को कॉस्ट प्राइस पे लाने के लिए हम ये वाला रेट इस्तेमाल कर रहे थे। अब मुझे कोई आइटम सेलिंग प्राइस पर है, तो मैंने बताया उसको इनवॉइस प्राइस पे लाना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों का डिफरेंस देखूंगा जो कि 30 है, 1/50 1/5 रेट आ गया, यानी कि मुझे 1/5 का रेट में अप्लाई कर दूंगा। यानी कि अगर 5 रुपए की मैं सेल कर रहा हूं तो उसके अंदर जो एक्सेस प्राइस है, देखो कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उसको तुम मार्जिन या लोडिंग कह सकते हो, और इनवॉइस प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच में जो डिफरेंस है उसको तुम एक्सेस कह सकते हो, एक्सेस। इज इट क्लियर टू यू? उसको हम एक्सेस कह सकते हैं। यानी कि अगर सेलिंग प्राइस 5 है तो उसमें 1 रुपए एक्स्ट्रा हम बेच रहे हैं, इसका मतलब 4 रुपए उसकी जो है वो इनवॉइस प्राइस है। 120 की चीज को मैं 150 पे बेचूंगा तो मैं कहूंगा मैंने 150 पे बेचा, इसमें एक्सेस 30 रुपए है, तभी तो इनवॉइस प्राइस 120 है। इसी तरह 5 रुपए की सेलिंग प्राइस है तो उसके अंदर एक्सेस 1 रुपया है, इसका मतलब इनवॉइस प्राइस 4 रुपए की है।
तो इसका मतलब जो मैंने 12 लाख रुपए की सेल करी है उसके अंदर एक्सेस कितना है ये देखने के लिए आप इसका 1/5 पहले तो कंप्यूट कर लें। 1/5 इसका कितना आ जाएगा, 1/5 इसका जो आ जाएगा डेट इज इक्वल टू 2,40,000। यानी कि जो हमने सेल प्राइस करी है 12 लाख की, अगर मैं उसमें से 1/5 ऑफ 12 लाख माइनस कर दूं तो इससे मुझे क्या पता लग गया कि जो मैंने सेल करी है उनकी इनवॉइस प्राइस इतनी थी 9,60,000। यानी कि ब्रांच ने जो सामान 12 लाख रुपए में बेचा, दरअसल ब्रांच ने जो सामान 12 लाख में बेचा उनकी इनवॉइस प्राइस 9,60,000 की है। तो अब हमें यह पता लग गया कि जो ब्रांच के पास 13,20,000 के गुड्स थे उसमें से ब्रांच ने 9,60,000 रुपए की इनवॉइस प्राइस वाले गुड्स बेच दिए। वो अलग मैटर है कि उनको 12 लाख में बेचा, लेकिन इतने रुपए के गुड्स बेच दिए। तो अब मुझे ये पता लग गया कि ब्रांच के पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा हुआ है इनवॉइस प्राइस पे। तो क्लोजिंग स्टॉक अब तुम्हें पता लग जाएगा। अब जब तुम क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 60,000 और ये आ जाएगा 3,60,000। तो इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक 3,60,000 का ब्रांच के पास बचा हुआ है। 3,60,000 का क्लोजिंग स्टॉक, 3,60,000 का क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास बचा हुआ है। इज इट क्लियर टू यू? एक तो क्वेश्चन में ये कह रहा था कि क्लोजिंग स्टॉक पता करना है, हालांकि उसने ये नहीं कहा क्लोजिंग स्टॉक पता करना है, उसने कहा आप पता करो स्टॉक रिजर्व। स्टॉक रिजर्व का मतलब मैंने पहले ही बताया लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक। तो लोडिंग ऑन क्लोजिंग स्टॉक अब मुझे यहां पर लिखनी पड़ेगी। तो लोड ऑन क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा, बिकॉज अब ये इनवॉइस प्राइस पर आ गया है तो इनवॉइस प्राइस पे इनवॉइस प्राइस का रेट 1/6 अप्लाई करेंगे। तो इससे आपको ये पता लग गया कि 60,000 इसकी लोडिंग है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? समझ में आ गया? तो अब तुम इसको टैली कर करके अपना आंसर निकाल सकते हो। तो आंसर जो आ जाएगा 3,55,000। यानी कि हेड ऑफिस को पता लग गया कि ब्रांच ने नेट प्रॉफिट इतना कमाया है। नेट प्रॉफिट 3,55,000 का कमाया है। ये तो हेड ऑफिस को पता लग गया। अच्छा, थोड़ी देर के लिए ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया है ब्रांच के एंगल से अगर हम देखें, मैंने कहा ना इनवॉइस प्राइस में हमारी कोशिश होती है कि ब्रांच को पता ना लगे कि हम कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं। हमारा प्रॉफिट 3,55,000 है, हेड ऑफिस को पता लग गया। अब सपोज मैं ये देखना चाहता हूं ब्रांच के एंगल से कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया, जस्ट समझाने के लिए। मान लो क्वेश्चन पूछ रहा है कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया ब्रांच के पर्सपेक्टिव से, करेक्ट? तो ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया, इसके लिए तुम्हें एक जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। जम्मू ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये बनाने का मकसद ये है कि ब्रांच के पर्सपेक्टिव से हम ये देखना चाहते हैं कि ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया। ब्रांच क्या सोच रही है, ब्रांच पर्सपेक्टिव, ब्रांच के नजरिए से ब्रांच ने कितना प्रॉफिट कमाया। हेड ऑफिस को तो पता लग चुका है कि हमने 3,55,000 का प्रॉफिट कमाया। तो ब्रांच क्या करेगी? अब देखो, आप अपने आप को ब्रांच पहले तो समझो। मैं हेड ऑफिस हूं, मैं तो कोई भी चीज आपको भेज रहा हूं वो इनवॉइस प्राइस पे भेज रहा हूं ना, तो वो आपके लिए कॉस्ट है क्योंकि आप उस पर रिसीव कर रहे हो। सपोज ये पेन, ये इलेक्ट्रॉनिक पेन लेट अस से 1,000 रुपए का है इसकी कॉस्ट, और मैं इसको 3,000 में खरीदूं तो मेरे लिए तो कॉस्ट 3,000 है ना। इसी तरीके से मैं हेड ऑफिस हूं, मैंने आपको जिस प्राइस पे सामान भेजा वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है। यानी कि जो ओपनिंग स्टॉक है, अब देखो यहां पर ये ओपनिंग स्टॉक मैंने यहां पर 2,20,000 लिखा, ये इनवॉइस प्राइस पर है। अब आप बोलोगे क्योंकि अकाउंटिंग फंडामेंटल रूल है कि जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनता है वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर बनता है। तो आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है इसको मैंने इनवॉइस प्राइस पर कैसे लिखा? क्योंकि ये जम्मू ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है जो कि जम्मू ब्रांच के नजरिए से बनाया जा रहा है, और जम्मू ब्रांच के लिए जो इनवॉइस प्राइस है वही कॉस्ट प्राइस है।
तो इसलिए ओपनिंग स्टॉक वैसे तो ये इनवॉइस प्राइस है, पर जम्मू ब्रांच के लिए ये कॉस्ट प्राइस है, करेक्ट, इसलिए वो 2,20,000 पर लिखेगी। अच्छा जी, उसके बाद फिर हमने जो गुड्स भेजे थे, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब हमने जो गुड्स भेजे वो ब्रांच के लिए एक तरीके की परचेजेस हैं। ब्रांच ने परचेज तो नहीं करे, लेकिन एक तरीके के लिए उनके लिए परचेजेस हैं। तो ब्रांच को यहाँ पर लिखेगी 11 लाख, 11 लाख के गुड्स उन्होंने रिसीव करे इनवॉइस प्राइस पर। हालांकि ब्रांच तो यही सोच रही है ना ये कॉस्ट प्राइस है, ब्रांच को थोड़ी मालूम है कि ये इनवॉइस प्राइस है। उसके बाद ब्रांच ने सेल कर दी। ब्रांच ने जो सेल करी है वो 12 लाख रुपए की टोटल सेल करी है। अब सेल की लोडिंग फोडिंग कुछ नहीं करी जाती है, मैं वैसे बता रहा हूं। उसके अलावा फिर हमने क्लोजिंग स्टॉक कंप्यूट करा था 3,60,000 का, 3,60,000 का। तो अभी तक तो तुम ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हो। चलो मैं डायरेक्टली नेट प्रॉफिट निकाल देता हूं। डायरेक्टली हम नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। मैंने यहां पर एक्सपेंसेस लिखे, एक्सपेंसेस 45,000 के, एक्सपेंसेस 45,000 के। तो नेट प्रॉफिट जो ब्रांच के नजरिए से, या ब्रांच क्या सोचेगी उसने कितना प्रॉफिट कमाया, तो 15,60,000 में से आप ये माइनस करेंगे तो 1,95,000। ब्रांच ये सोचेगी कि उसने 1,95,000 का प्रॉफिट कमाया है। यानी कि ब्रांच को ये पता नहीं लगेगा कि रियल प्रॉफिट इतना है, जो कि हमने इससे पहले कंप्यूट करा 3,55,000। मान लो क्वेश्चन ने ये पूछा होता कि आप ब्रांच के नजरिए से बताओ कि ब्रांच क्या सोच रही है कि उसने कितना प्रॉफिट कमाया, तो आप इस तरीके से बता सकते हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के बाद अब अगला क्वेश्चन जो है, लेट्स हैव ए लुक ओवर द नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में अभी करते हैं। ठीक है, इस सेशन के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट सेशन में अभी करते हैं। वैसे 1.12 आप ट्राई करें खुद तब तक। वैसे हम आपसे मुलाकात नेक्स्ट सेशन में करेंगे।